ओप्लिया ने परी का अनुसरण किया और आंगन में एक भूलभुलैया जैसी जगह में चली गई। वो सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतरी और जल्दी से नीचे पहुंच गई, जहां उसे पहली बार फॉन नामक एक प्राणी मिला। फॉन बहुत खुश हुआ और उसने एक बक्सा खोला जिसमें कई परियां थीं। फॉन ने ओप्लिया से कहा कि वो असल में अंडरवर्ल्ड की राजकुमारी है, जो बहुत पहले भागकर मानव दुनिया में आ गई थी। अंडरवर्ल्ड के राजा ने उसे वापस लाने के लिए एक गेटवे बनाया था। फॉन ने यह भी बताया कि ओप्लिया को 3 काम पूरे करने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि उसने अपनी असली पहचान नहीं खोई है। वो कुछ समझ पाती, इससे पहले कि फॉन गायब हो गया। कुछ दिन पहले तक ओप्लिया सिर्फ एक साधारण लड़की थी। उसकी माँ गर्भवती थी और रास्ते में बहुत परेशानी महसूस कर रही थी। वे दोनों कैप्टन विट के सैन्य शिविर में गए थे ताकि माँ को आराम मिल सके। ओप्लिया की माँ ने रास्ते में उल्टी की तो ओप्लिया ने एक टूटा हुआ पत्थर देखा और उसे उठाकर पास खड़ी मूर्ति में फिट करने की कोशिश की। इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मूर्ति के मुंह से एक बड़ा प्रार्थना करने वाला मेंटिस बाहर आया, जो बिल्कुल उसकी माँ की कहानी की परी जैसी दिख रही थी। ओप्लिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं सच हो सकती हैं। बाद में वो अपनी माँ के साथ सैन्य शिविर पहुंची। गुड़िया नाम की एक महिला ने ओप्लिया की मां को इलाज देने की कोशिश की, लेकिन ओप्लिया को यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं था। ये सैन्य शिविर दिखने में शांतिपूर्ण लगता था, लेकिन असल में यहाँ बहुत कुछ गलत था। ओप्लिया की सहज प्रवृत्ति ने उसे ये समझाया कि यह जगह एक क्रूर जगह है, जहाँ लोगों को दमन किया जाता है। गुड़िया का मिशन था किले में छिपे हुए विद्रोहियों को नष्ट करना, और इसी कारण से उसने बहुत कड़ी राशनिंग की थी। फिर भी गोरिल्ला किसी तरह जीवित रहने में कामयाब हो रहे थे। पहली रात ही ओप्लिया को इस रहस्य का पता चला। उसने देखा कि डॉक्टर मर्सिडीज को एक पैकेज दे रहे थे। ओप्लिया को ये ठीक नहीं लगा, लेकिन उसका दिल दयालु था और उसने इसे उजागर नहीं किया। ओप्लिया ने सोचा कि मर्सिडीज और डॉक्टर दोनों अच्छे लोग हैं, इसीलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन एक रात जब उसकी माँ दवाइयों के असर से गहरी नींद में सो गई, ओप्लिया को एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली। वो देख रही थी कि वही प्रार्थना करने वाला मेंटिस जो उसने पहले देखा था, अब उसके पीछे आ चुका था। ओप्लिया ने तुरंत अपनी कहानी की किताब खोली और उसमें वही परी का चित्र ढूंढ लिया। जैसे ही उसने उस चित्र को मेंटिस को दिखाया, वो एकदम से वही परी बन गया। परी ओप्लिया के पास आई और उसे रास्ता दिखाने लगी। ओप्लिया ने परी का अनुसरण किया और आंगन में एक भूलभुलैया जैसी जगह में चली गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता खुलता गया और वहां एक गहरा कुआं दिखाई दिया। वो सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतरी और जल्दी से नीचे पहुंच गई, जहां उसे पहली बार फॉन नामक एक प्राणी मिला। फॉन बहुत खुश हुआ और उसने एक बक्सा खोला जिसमें कई परियां थीं। फॉन ने ओप्लिया से कहा कि वो असल में अंडरवर्ल्ड की राजकुमारी है, जो बहुत पहले भागकर मानव दुनिया में आ गई थी। अंडरवर्ल्ड के राजा ने उसे वापस लाने के लिए एक गेटवे बनाया था। फॉन ने ओप्लिया के कंधे पर एक अर्धचंद्राकार जन्म का निशान दिखाया, जो उसकी पहचान का प्रमाण था। फॉन ने यह भी बताया कि ओप्लिया को 3 काम पूरे करने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि उसने अपनी असली पहचान नहीं खोई है। फॉन ने ओप्लिया को एक जादुई किताब दी और कहा कि यह किताब उसे उसके कार्यों के बारे में बताएगी। लेकिन जब ओप्लिया ने किताब खोली तो सभी पन्ने खाली थे। वो कुछ समझ पाती, इससे पहले कि फॉन गायब हो गया। कुछ दिनों बाद ओप्लिया ने हिम्मत जुटाई और किताब को फिर से खोला। इस बार किताब में पन्नों पर निर्देश थे और उसने देखा कि उसका अर्धचंद्राकार जन्म का निशान उसकी पहचान का सही सबूत था। ओप्लिया ने मर्सिडीज को इस बारे में बताया। हालांकि मर्सिडीज ने ओप्लिया को परियों और हिरन के बच्चों के बारे में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उसे कभी कल्पनाओं में खोने के लिए नहीं डांटा। गुड़िया ने मर्सिडीज को स्टोव में बुलाया था, क्योंकि नई आपूर्ति आई थी और विडाल ने सब कुछ सुरक्षित करने का फैसला किया था। विडाल को एक बोतल एंटीबायोटिक्स मिली थी जो उसने पहाड़ों में गश्त करते समय एक विद्रोही शिविर के पास पाई थी, जिससे उसे शक हुआ कि शिविर में कोई गोरिल्लाओं की मदद कर रहा है। इस बीच ओफिलिया अकेले ही अंदर घुस गई थी और वह जानती थी कि उसे अपना काम करना था। पुस्तक में लिखा था कि जंगल में एक मुरझाया हुआ अंजीर का पेड़ था। अगर ओफिलिया उस टोड के पेट में एक जादुई पत्थर रख देती तो वह उस पेट से सुनहरी चाबी निकाल सकती थी। ओफिलिया ने सोचा कि वह अपनी नई पोशाक को गंदा नहीं करना चाहती, इसलिए उसने इसे लटका दिया और रेंगने से पहले एक शाखा पर टांग दिया। पेड़ों के खोखले में उसे एक अंधेरी और चिपचिपी सुरंग मिली जो विचित्र कीड़ों से भरी हुई थी। ओफिलिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी डरी हुई भावना को पीछे छोड़ते हुए अपने काम को पूरा करने के लिए तय किया। उसने खोखले के अंदर सबसे गहरे हिस्से में विशाल टोड को देखा और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे एक राजकुमारी, उसने टोड से आदेश दिया कि वह उसका पालन करे। टोड ने विरोध में गहरा दहाड़ मारा और ओफिलिया ने देखा कि टोड के पेट में कीड़े थे। ओफिलिया ने चतुराई से उन कीड़ों को जादुई पत्थर के साथ मिला दिया और टोड से उसे निगलने को कहा। इसके बाद जो हुआ, टोड ने अपना पूरा खाना उल्टी कर दिया और उसके पेट के अंदर सुनहरी चाबी थी। जैसे ही ओफिलिया खोखले से बाहर आई, आकाश अंधा हो गया था और उसकी नई पोशाक कीचड़ में उड़ गई थी। ओफिलिया की मां ने गुस्से में आकर उसे डांटा और उसे खाने से मना कर दिया, लेकिन ओफिलिया को कोई गम नहीं था। वो अपने पहले काम को पूरा करने में बहुत खुश थी। फॉन भी खुश थी कि ओफिलिया ने सुनहरी चाबी पाली थी और उसने ओफिलिया को एक चाक का टुकड़ा दिया।
फ़ोन ने उसे बताया कि अगर वह पूर्णिमा से पहले बाकी के 2 काम पूरे कर लेती है तो वह एक राजकुमारी के रूप में अंडरवर्ल्ड वापस जा सकती है। हालांकि जब ओफिलिया ने फिर से अपनी जादुई पुस्तक खोली तो उसे कोई निर्देश नहीं मिले, बल्कि पन्नों पर खून के धब्बे थे। ये देखकर उसका दिल डर से भर गया और वह जल्दी से अपनी माँ के कमरे में भागी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ थी। ओप्लिया बहुत घबराई और चिल्लाते हुए विडाल को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ को आराम की जरूरत है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। कैप्टन विडाल ने ओप्लिया को जबरदस्ती अपनी माँ से अलग कर दिया और ओप्लिया अकेले मर्सिडीज के साथ समय बिता रही थी। ओप्लिया की दयालुता ने मर्सिडीज को बहुत प्रभावित किया। रात को मर्सिडीज चुपके से ओप्लिया के पास आई। उसने बताया कि डॉक्टर के साथ जंगल में जाने पर उसे पता चला कि गोरिल्ला समूह का नेता मर्सिडीज का भाई था। मर्सिडीज ने ओप्लिया को स्टोर रूम की एक चाबी दी और उसे सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि अब चीजें और भी मुश्किल होने वाली थीं। कुछ देर बाद फ़ोन ओप्लिया के कमरे में प्रकट हुई और उसे डांटा कि उसने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। उसकी माँ की बीमारी ने उसकी प्रगति में देरी कर दी थी, लेकिन अब उसे फ़ोन के निर्देशों का पालन करना था। फ़ोन ने ओप्लिया को एक मैनड्रिक जड़ दी और कहा कि वह इसे ताजे दूध में डुबोकर अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रख दे। फ़ोन ने वादा किया कि इससे उसकी माँ की हालत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर फ़ोन ने ओप्लिया को चेतावनी दी कि अगला काम बहुत खतरनाक था और उसमें एक सख्त नियम था। उसे कार्यस्थल पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। ओप्लिया ने गंभीरता से सहमति दी और अपनी माँ के कमरे में जाकर फ़ोन के निर्देशों का पालन किया। मैनड्रिक जड़ को दूध में डुबोकर उसने इसे बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर ओप्लिया ने जादुई किताब खोली और उसमें एक नया आदेश दिखा। वो उत्सुकता से किताब में लिखा हुआ अनुसरण करते हुए दीवार पर चाक से एक छोटा सा दरवाजा बनाने की कोशिश की। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक भूमिगत महल दिखाई दिया। महल में प्रवेश करने से पहले ओप्लिया ने खुद से यह वादा किया कि वह समय पर वापस लौटेगी, क्योंकि उसे याद था कि रेत की घड़ी जल्द ही खत्म हो सकती थी। हॉल के बीच में एक विशाल मेज रखी थी जो स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थी। एक अजीब प्राणी जो हिलडुल नहीं रहा था, ओप्लिया की उपस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओप्लिया ने फर्श पर पड़े जूतों के ढेर को देखा और डरते हुए सोचने लगी कि क्या ये जूते उसके पीड़ितों के हो सकते हैं। डरी डरी ओप्लिया ने अपने बक्से से परियों को बाहर निकाला और उनके मार्गदर्शन में उसने सुनहरी चाबी का उपयोग करके 3 अलमारियां ढूंढी। उसने सबसे बाईं अलमारी खोली और उसमें से एक तेज खंजर निकाला। परियों ने उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा, तो उसने देखा कि वहां रखे भोजन से उसे एक अजीब सा आकर्षण हो रहा था। ओप्लिया ने एक अंगूर तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने ये किया वो अचानक देख नहीं पाई कि प्राणी ने अपने हाथों को अपनी ओर बढ़ाया था। लेकिन जब उसने देखा कि प्राणी ने कई परियों को खा लिया जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तो वह और भी घबराए। वह डर के मारे पलटी, लेकिन उसका थोड़ा सा समय नष्ट हो गया। ओप्लिया ने देखा कि रेतघड़ी के कारण जो दरवाजा वह पहले से बाहर आई थी अब बंद हो चुका था। उधर प्राणी उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। ओप्लिया ने जल्दी से चाक से दूसरा दरवाजा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही चाक टूट गया। ओप्लिया तुरंत एक कुर्सी पर चढ़ गई और तेजी से छत पर एक दरवाजा बनाने लगी। इस बार चाक ने काम किया और दरवाजा खुल गया। वो अंदर सुरक्षित पहुंची, फिर भी परियों के नुकसान पर दुखी थी। उसने महसूस किया कि उनकी मौत उसकी गलती के कारण हुई थी। अपने आप को शांत करते हुए वह अपनी माँ के कमरे में वापस गई और देखा कि उसकी माँ का बुखार उतर चुका था और अब वो शांति से सो रही थी। डॉक्टर भी इस अचानक सुधार को लेकर हैरान थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। इस बीच गुड़िया को एक जरूरी सूचना मिली कि कुछ किलोमीटर दूर गोरिल्ला बलों ने एक आपूर्ति ट्रेन को उड़ा दिया था। ये बात अजीब थी क्योंकि कोई भी माल कैप्टन विडाल के पास नहीं आया था। यह एक जाल था। गोरिल्लाओं ने ट्रेन के विस्फोट को विडाल और उसके सैनिकों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था। उनके शिविर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए गोरिल्लाओं ने एक आश्चर्यजनक हमला किया। जब तक गुड़िया और उसके लोग वापस लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टोर रूम से सामान गायब हो चुका था। गुड़िया ने देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे का ताला किसी जबरदस्ती चाबी से खोला गया था। उसने तुरंत अपनी घुड़सवार सेना को गोरिल्लाओं के खिलाफ भेज दिया। उनकी संख्या कम होने के बावजूद उसके सैनिकों ने आसानी से गोरिल्ला सेना को हरा दिया और एक विद्रोही को जिंदा पकड़ लिया। जब मर्सिडीज को इस बारे में पता चला तो वह घबराकर डर गई। वह जानती थी कि विडाल इस कैदी से जो पूछताछ करेगा वह उनके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। गुड़िया जानती थी कि कैदी से जानकारी निकालने के लिए विडाल कोई भी क्रूरता करने से पीछे नहीं हटेगा। रात बहुत लंबी महसूस हो रही थी। पकड़े गए विद्रोही को बेपनाह दर्द सहना पड़ा और ओफिलिया के कमरे में फ़ोन एक बार फिर दिखाई दी। उसने देखा कि अधिकांश परियां खो चुकी थीं और गुस्से में फ़ोन ने घोषणा की कि ओफिलिया अपने कार्यों में असफल रही है और अब उसे अंडरवर्ल्ड लौटने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ही फ़ोन गायब हुई ओफिलिया निराश और दुखी हो गई। सुबह होते ही गुड़िया ने डॉक्टर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह कैदी को ठीक करें ताकि वह मरने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। इसी दौरान गुड़िया ने डॉक्टर की मेडिकल किट में एक एंटीबायोटिक्स की ट्यूब देखी जो उसकी समझ से बाहर थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि डॉक्टर गद्दार था।
जैसे ही वह हिसाब चुकता करने के लिए अपनी पिस्तौल निकालने ही वाला था, उसकी पत्नी के कमरे से एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। यह आवाज़ ओफिलिया की थी, जो मानवरूपी जड़ से बात कर रही थी। गुड़िया ने चुपके से उसके बिस्तर के नीचे से जड़ को निकाला। कप्तान को एहसास हुआ कि ओफिलिया कुछ जादू टोना कर रही थी, लेकिन तभी उसकी पत्नी जाग गई और उसे रोक दिया। पत्नी ने ओफिलिया पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जड़ को जलाने का फैसला किया। जब उसने जड़ को आग में डाला तो वह जड़ दर्दनाक तरीके से चीखी। तभी ओफिलिया ने देखा कि पत्नी को पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। वह घबराई और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कप्तान पहले ही पूछताछ कक्ष में लौट चुका था। जब उसे पता चला कि डॉक्टर ने उस व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के बजाय और बढ़ाया, तो उसे और भी गुस्सा आया। गुड़िया ने जैसे ही डॉक्टर को मारा, उसके मन में और भी अंधेरे ख्याल आने लगे। लेकिन अगले ही पल उसे एक बुरी खबर मिली। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में थी और डॉक्टर की मौत के बाद उसके पास कोई और उपाय नहीं था। आखिरकार बच्चा तो हो गया, लेकिन ओफिलिया की मां की हालत और भी खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। और गुड़िया को उसकी पत्नी की मौत से दुख भी हुआ था, लेकिन उसे अब वो बेटा मिल गया था जो उसने हमेशा चाहा था। ओफिलिया ने अपना परिवार खो दिया और सब कुछ खत्म हो गया। गुड़िया ने बच्चे को मर्सिडीज के पास रखा, लेकिन जैसे ही बच्चा सो गया, उसने मर्सिडीज को गिरफ्तार कर लिया। वह जानता था कि वह गद्दार था, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति ने यही कबूल किया था। मर्सिडीज को अब अपने लिए डर था और वह समझ गई कि अब वो सुरक्षित नहीं है। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भागने की योजना बनाई। मर्सिडीज ओफिलिया से आखिरी बार मिलने के लिए कमरे में रुकी और ओफिलिया ने उससे जाने की विनती की। मर्सिडीज भले ही उसे छोड़ने में असमर्थ थी, उसने ओफिलिया के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन मर्सिडीज को कुछ पीछे देखकर महसूस हुआ कि वो सुरक्षित नहीं है। ओफिलिया ने कुछ छुपाया था और गुड़िया ने अब अपनी पूरी ताकत मर्सिडीज से सवाल पूछने पर लगाई थी। लेकिन मर्सिडीज ने चुपके से एक छिपा हुआ चाकू निकाला और रस्सियों को काट दिया। उसने गुड़िया को धोखा देते हुए चाकू को उसकी पीठ में घोंप दिया। फिर जब गुड़िया कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मर्सिडीज ने उसका मुंह बंद किया। मर्सिडीज पूछताछ कक्ष से बाहर भागने में सफल रही, लेकिन वह दूर नहीं जा पाए। गुड़िया खून से सनी हुई और गुस्से में उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने जल्दी से मर्सिडीज को पहाड़ों पर पकड़ लिया। मर्सिडीज ने बहुत कोशिश की, लेकिन घुड़सवार सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी गर्दन पर चाकू लगा हुआ था और वह सोच रही थी कि अब उसका अंत आ चुका है। तभी अचानक गोलियों की बौछार से सैनिक एक एक करके गिरने लगे। मर्सिडीज ने देखा कि उसका छोटा भाई एक बड़े समूह के साथ समय पर पहुंचा था और उसके सैनिकों को खत्म कर दिया था। ओफिलिया, जो अभी तक बाहर हो रही घटनाओं से अनजान थी, उम्मीद खोने ही वाली थी कि फोन फिर से प्रकट हुआ। उसने ओफिलिया को एक आखिरी मौका दिया। उसे बस अपने भाई को भूलभुलैया में लाकर उसे बचाने का काम करना था। फोन ने कहा कि उसका भाई विडाल के कमरे में था और ओफिलिया को बिना किसी सवाल के उसे वहां से लाना था। ओफिलिया ने चुपके से अंदर घुसकर विडाल के कमरे में अपने भाई को पकड़ लिया और भागने लगी। विडाल ने उसे पकड़ लिया और बाहर खदेड़ दिया। प्रतिरोध बल पहले ही क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। अब उसका बेटा उसकी प्राथमिकता थी, इसलिए वो ओफिलिया का पीछा करने लगी। ओफिलिया घबराई हुई भाग रही थी, बिना कोई रास्ता समझे। अचानक उसके पीछे एक दीवार खुल गई, जिससे सही रास्ता दिखाई दिया। विडाल को अब पीछा छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओफिलिया फोन तक पहुंची और जैसे ही वो बच्चे को सौंपने वाली थी, उसने देखा कि फोन के हाथ में खंजर था। उसे संदेह हुआ और पूछा कि यह किस लिए है। फोन ने समझाया कि बच्चे का खून भूलभुलैया को खोलने की कुंजी है और सिर्फ एक बूंद की जरूरत है। ओफिलिया ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और बच्चे को कसकर पकड़ लिया। फोन का गुस्सा बढ़ गया और इस दौरान गुड़िया आ गई। उसे फोन को नहीं देख पाने के कारण गुड़िया ने ओफिलिया को बच्चे को पकड़ते और खुद से बात करते हुए देखा। उसने ओफिलिया को अपने बेटे के लिए खतरा समझा और बच्चे को छीन लिया और ओफिलिया को बिना किसी शंका के गोली मार दी गई। वह ठंडी जमीन पर गिरी और उसकी जिंदगी का अंत हो गया। विडाल भूलभुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद को प्रतिरोध बलों से घिरा हुआ पाया। अपनी हार को महसूस करते हुए उसने बच्चे को मर्सिडीज को सौंप दिया। इससे पहले कि उसका जीवन खत्म होता, ओफिलिया के शरीर को खून से सनी हुई जमीन पर पाया गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ओफिलिया का खून कुएं में फैल चुका था और वह अंडरवर्ल्ड की ओर खींची चली गई थी। अगले ही पल ओफिलिया खुद को अंडरवर्ल्ड में पाया। वह एक शानदार शाही गाउन में थी और उसके पिता सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि उसकी परीक्षा का यह अंतिम चरण था और उसने इसे पूरा किया था। उसकी माँ अब स्वस्थ थी और वह शाही कक्ष में बैठी थी। ओफिलिया को अपना सही स्थान वापस मिल चुका था। कक्ष तालियों से गूंज रहा था क्योंकि उसे अंततः उसके घर में स्वागत किया गया था। ओफिलिया की आंखों में खुशी और संतोष था, लेकिन ये दृश्य मर्सिडीज के लिए बहुत भारी था। वह बेकाबू होकर रो पड़ी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह सब वास्तविक था या ओफिलिया की कल्पना का हिस्सा था। ओफिलिया अपने राज्य में वापस लौटी और अपनी दयालुता और प्रेम से अंडरवर्ल्ड पर राज करती रही। इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।